जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृपा क्लासेस में। उम्मीद है आपके जो स्टेट लेवल के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी अच्छे से चली होगी। आज हम जो है हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी की जो रिवीजन क्लास है इसमें नया टॉपिक लेके आए हैं और वो है रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम या नदी का जो तंत्र है हिमाचल में, जल प्रवाह तंत्र हिमाचल में कितनी रिवर्स हैं, क्या क्या उसका एरिया है इत्यादि के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, जब भी आप रिवर सिस्टम की तैयारी करते हैं तो उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो क्या क्या है। एक तो हर रिवर का जो डाटा है, जैसे उसके जो नेम हो गए, निक नेम वगैरह जो आ गए, चाहे वो वैदिक नेम है, संस्कृत नेम है, ग्रीक नेम है। दूसरा क्या आएगा, उसके लेंथ के बारे में, कैचमेंट एरिया के बारे में, ठीक है जी, ट्रिब्यूटरीज के बारे में। अक्सर हम लोग जो है इन चार पांच चीजों को पढ़ के जो है रिवर सिस्टम को यहाँ पे विराम लगा देते हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है जो रिवर सिस्टम में आपको ध्यान में रखनी है और वो है उसके आसपास की सेटलमेंट, क्योंकि इसमें सेटलमेंट के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आते हैं। तो रिवर सिस्टम को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इनके वैदिक नेम आए, कैसे संस्कृत नेम और क्यों ग्रीक नेम पड़े। जो बेसिक इंफॉर्मेशन है रिवर की वो पहले हम जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल में 5 मेन रिवर्स फ्लो करती हैं, ठीक है जी। तो कहानी शुरू हुई, बेसिकली हम बोलते हैं कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसके ऊपर इन्वेड किया किसने, आर्यंस ने। आर्यंस ने इन्वेड किया और इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। और जब इन्होंने क्या किया था, यहाँ के लोगों को मार के या उनको अपने पावर के अधीन रख लिया उन्होंने, तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, वेदों की रचना की। और सबसे पहले जो आपका वेद लिखा गया वो कौन सा लिखा गया, ऋग्वेद, ठीक है जी। आपने हिस्ट्री में एक चीज पढ़ी होगी कि सिंधु घाटी के जो लोग थे यहाँ पे वो 7 रिवर्स की पूजा कर रहे थे, या उनके आसपास अपने सर्वाइवल का साधन इनका यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो आर्यन लोग थे उन्होंने क्या किया, सिंधु घाटी के जो लोग थे, 7 नदियां थी यहाँ पे, तो उस क्षेत्र को नाम दे दिया सप्त सिंधु। और जब वेदों की रचना की गई तब उन्होंने क्या किया, इन्हीं में ही जो अलग अलग रिवर्स थी, अलग अलग रिवर्स थी, उनके क्या नाम दिए, वैदिक नेम दिए, ठीक है। और आप एक चीज समझते हैं कि वैदिक लैंग्वेज है क्या, ये संस्कृत लैंग्वेज ही है, लेकिन ये टफेस्ट वाली लैंग्वेज थी, जिसमें हम बोलते हैं कि एक श्लोक से एक किताब लिखो, इतना इलेबोरेशन है इसमें। जब वैदिक लैंग्वेज किसी को ज्यादा समझ नहीं आ रही है तो उसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो है संस्कृत लैंग्वेज। तो इन्हीं रिवर्स के आपको क्या देखने को मिलेंगे, संस्कृत नाम भी देखने को मिलेंगे। और बाद में आप क्या देखते हैं, अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ और अलेक्जेंडर जहां जहां तक पहुंचा वहां वहां के उसके हिस्टोरियन ने क्या दिए, ग्रीक नेम दिए। तो सबसे पहले रिवर सिस्टम शुरू करने से पहले आप जो है हिमाचल की जो रिवर्स हैं उसके अलग अलग नाम, वैदिक, संस्कृत और ग्रीक नाम के बारे में जानेंगे। तो मेरे साथ आप भी ऐसा कुछ टेबल बना सकते हैं और इसमें आप क्या देखिएगा कि सबसे पहले जो भी रिवर है उसका नाम, फिर उसके बाद उसका वैदिक नाम, फिर इसका संस्कृत नाम, वैदिक नाम, संस्कृत नाम, और बाद में आएगा आपका ग्रीक नाम, ठीक है जी। तो जो रिवर्स आपको पता है हिमाचल में आपको पता है कि 5 रिवर्स हैं, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना। नहीं भी पता है कोई चक्कर नहीं है, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो 5 रिवर्स हैं पहले उनका एक टेबल हम बना लेते हैं। सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूं, कौन सी रिवर की बात कर रहा हूं, चिनाब रिवर की। सबसे पहले हम बात करेंगे चिनाब रिवर की। तो जो चिनाब रिवर है इसका जो वैदिक नेम है वो है अस्सिकिनी। इसका जो वैदिक नाम है वो है अस्सिकिनी। संस्कृत नाम की बात की जाए तो रिवर सिस्टम जब पढ़ोगे तो आप देखेंगे चंद्रा और भागा 2 नदियों के मिलने से ये रिवर बनी। तो इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया चंद्रभागा, ठीक है जी, इसका नाम पड़ गया चंद्रभागा। ग्रीक नेम की बात करें तो ग्रीक हिस्टोरियन ने इसका नाम दिया था एसेंसिंस। ग्रीक्स ने इसका नाम दिया एसेंसिंस। दूसरी बात कर रहा हूं मैं कौन सी रिवर की, रावी रिवर की बात कर रहा हूं, ठीक है। कौन सी नदी आपकी, रावी। अब रावी में आप देखोगे ना, रावी के 2 नाम है, एक आप देखते हैं क्या नाम है, पुरुषिणी, और एक है उसका नाम
इरावती। पुरुषिनी और इरावती इनमें से एक वैदिक नाम है और एक संस्कृत नाम है। अब हमें आइडिया तो है रावी का है, लेकिन पेपर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी इरावती को कोई टिक कर देंगे या गलत हो जाएगा। इसको सिंपल याद करने का तरीका क्या है? मैंने कि जैसे कि आपको बताया, वैदिक लैंग्वेज जो थी वो टफेस्ट लैंग्वेज थी, संस्कृत उससे थोड़ा सिंपल था। तो इन दोनों नामों में आपको सिंपल नाम कौन सा लग रहा है? तो आप देख सकते हैं मीनिंग किसी का भी नहीं है पता हमें, लेकिन कहीं ना कहीं इरावती जो सिंपल लग रहा है। क्यों? क्योंकि इससे मिलते जुलते टोन में हमने नाम सुने हैं, कलावती, लीलावती, इरावती, है ना? तो इरावती आ गया, सिंपल नाम आ गया। और सिंपल मैंने बोला था कि दोनों लैंग्वेज में कौन सी है? संस्कृत है। वैसे तो ये भी सिंपल नहीं है, लेकिन दोनों में सिंपल कौन सी है? संस्कृत है। और दूसरी जो रह गया वो वैदिक नेम रह गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, पुरुषनी या पुरुषानी भी लिखा गया कहीं, ठीक है जी। और यहाँ पे जो संस्कृत नेम है वो है इसका नाम इरावती। इसका जो संस्कृत नेम है वो इरावती है। अब ग्रीक जो हिस्टोरियन आए थे, अलग अलग हिस्टोरियन ने इनको अलग अलग नाम दिए रावी को, और तीन आपको नाम देखने को मिलेंगे ग्रीक्स के द्वारा, जैसे हाइड्रास्टर, हाइड्रोएटिस, और एक नाम है राउडीज। तो ये तीनों नाम जो है किसके हैं? रावी के हैं, ग्रीक नेम। डन। अगली मैं बात करूंगा किसकी? ब्यास रिवर की। ब्यास रिवर की। तो ब्यास का जो वैदिक नेम है वो है अरिजिक्या। व्यास का जो वैदिक नेम है वो है अरिजिक्या, ठीक है। और संस्कृत नेम है इसका नाम विपाशा, ठीक है। और ग्रीक नेम की बात करूं तो इसका नाम है हाइफेसिस। अब ना YouTube पे जब भी आप वीडियोस देखते हैं या बुक्स भी पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है कि व्यास के विपाशा नाम बनने की कहानी। क्या लिखा है वहां पे? कि बोला जाता है कि ऋषि वशिष्ठ जो थे तपस्या में बैठे हुए थे और उनकी 21 संतानें थी। और जब वो उठे तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी 21 संतानों को जो है ऋषि विश्वामित्र ने मार दिया है, ठीक है जी। इसकी वजह से ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच जो था वो मतभेद पैदा हुआ, जो आगे जाके आप देखते हैं बैटल ऑफ दशराजना का कारण भी बना था। लेकिन जब बैटल खत्म हुई, बाद में एक चीज पता लगी इनको, बीच में क्या पता लगी कि ऋषि विश्वामित्र ने वशिष्ठ ऋषि की संतानों को नहीं मारा था। यहाँ पे कुल्लू वाले क्षेत्र में एक राक्षस था जिसका नाम था काल निष्पाद। काल निष्पाद करके एक राक्षस था, तो उसने ऋषि वशिष्ठ की संतानों को खा लिया था। बाद में जब ये डिस्प्यूट रिजोल्व हुआ था तो दोनों का वो सेटलमेंट हो गया था। हम बात कर रहे हैं जब ऋषि वशिष्ठ जो है तपस्या से उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी संतानें सारी की सारी मृत है। तो उनको अपने पिता होने पे ही क्वेश्चन मार्क एक पुटअप हो गया। तो बोलेंगे कि मेरा पिता होने का क्या फायदा है, क्या अर्थ है इसका कि मैं अपनी संतानों की ही रक्षा नहीं कर पाया। अब ध्यान दीजिएगा, बुक्स पे, यूट्यूब पे, यहाँ पे आगे क्या बोला है कि ऋषि वशिष्ठ ने खुद को रस्सियों से लपेटा और ब्यास नदी में छलांग लगा दी, और ब्यास नदी ने जो है उनको रस्सियां तोड़ के जो उनको ज्ञान मतलब बेसिकली बंधन मुक्त किया, तब नाम पड़ा विपाशा। लेकिन भाई रस्सियों का ही बंधन थोड़ी होता है, अज्ञान का बंधन भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली ऋषि वशिष्ठ को जो अज्ञान का बंधन आ गया था, मोह का बंधन आ गया था, संतान मोह जो आ गया था, उसमें उस अज्ञान में उन्होंने छलांग लगाई ब्यास रिवर में। और आपको पता ही है, पौराणिक कथाएं हम जब सुनते हैं तो वहां पे बोलते हैं कि नदी नाले पेड़ पक्षी वगैरह बातें करते थे। तो बोलते हैं कि वशिष्ठ ऋषि को ब्यास नदी ने पटक के बाहर फेंका, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि के हाथों आगे कुछ और भी लोक कल्याण होने थे, ठीक है जी। तो उनको व्यास ऋषि को जो है, वशिष्ठ ऋषि को जो है ब्यास नदी के द्वारा ज्ञान दिया गया और उनको अज्ञान के बंधन से क्या किया? मुक्त किया। वी का मतलब होता है मुक्त करना, पाश का मतलब है बंधन। तो बंधन से मुक्त किया व्यास ने, तब नाम पड़ा इसका विपाशा। स्टोरी से कई चीजें याद रहती हैं तो आपको बता दी। अगली रिवर है आपकी सतलज। अगली जो रिवर है उसका नाम क्या है? सतलज। अब सतलज में भी एक चीज देखोगे आप लोग कि सतलज के दो नाम आते हैं, एक आता है शताद्रु और एक आता है शतुद्री। हम बोल सकते हैं एक आता है शताद्रु और एक आता है शतुद्री। अब यहां भी हमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि वैदिक नाम कौन सा है और संस्कृत नाम कौन सा है। अक्कड़ बक्कड़ तो हमने खेलना नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका सटीक आंसर है, कैसे?
हमने बोला वैदिक नेम किसमें थे? ऋग्वेद में थे। वैदिक नेम ऋग्वेद में थे। तो आप यहां पे देखेंगे शतूद्री, री लगा हुआ ना, री से ऋग्वेद हो गया। तो शतूद्री नाम जो है वो वैदिक नाम है, मतलब ऋग्वेद में नाम है। दूसरा जो रह गया वो ऑटोमेटिकली संस्कृत में लिख लेंगे हम उसको, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे इसका जो वैदिक नेम है वो क्या है? शतूद्री। इसका जो वैदिक नेम है उसका नाम है शतूद्री। और संस्कृत नेम की बात करूं तो ये है शताद्रु। संस्कृत नेम की बात करूं तो ये है शताद्रु। ग्रीक नेम की बात कर रहा हूं, 2017 में एचएस के पेपर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। इसका नाम है हेजिड्रस। इसका नाम है हेजिड्रस, ठीक है जी। एक चीज और ध्यान में दीजिएगा, यहां पे मैं अलग कलर से लिख देता हूं। जो आपकी सतलुज है ना, इसके टिबेटन नेम भी है, ठीक है। तिब्बती नाम क्या है? तिब्बती नाम है इसका एक तो लोनचेन खाब, और दूसरा नाम है इसका मुक्सुंग। और मुक्सुंग का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मुक्सुंग जो है किसका, कौन सी नदी का नाम है? तो याद रखना ये तिब्बती नाम है किसके? सतलुज नदी के। अगली रिवर की बात करूंगा तो अगली रिवर है आपकी यमुना। अगली रिवर की बात करूंगा तो अगली रिवर है आपकी यमुना। अब एक चीज तो हमें पता है कि यमुना किसकी पुत्री है? सूर्य की पुत्री है, भगवान सूर्य देव की। और यमुना के भाई कौन हुए? एक तो यमराज हुए और एक शनि। यमराज जो है उन्हें काल का देवता कहा जाता है, यमराज काल। तो बहन क्या हुई? कालिंदी। बहन क्या हुई? कालिंदी। तो आपका जो वैदिक नेम है किसका? यमुना जी का, वो आ गया कालिंदी। संस्कृत की बात करो, सूर्य भगवान की पुत्री है तो इनका नाम आ गया सूर्यपुत्री, ठीक है जी, सूर्यपुत्री। और ग्रीक से यहां तक आए नहीं थे तो ग्रीक नाम यहां पे है नहीं, ठीक है। तो इस टेबल को आप बना लीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपकी यहीं पे समझ आ जाएंगे आपको, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, जब आप रिवर सिस्टम पढ़ सकते हैं, पढ़े लेंगे ना, तो उसके बाद एक चीज और ऐड कर सकते हैं आप। क्या? जैसे ये टेबल है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिएगा आप आगे, ठीक है। उसमें क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं जो बाकी रिवर्स की है? जैसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है, कैचमेंट एरिया कितना है, लेंथ इन एचपी कितनी है। तो 3 कॉलम और बन जाएंगे। अभी मैंने वो ऐड नहीं किया है, क्यों? क्योंकि वो आपको समझा के ऐड कराना पड़ेगा, आपको खुद ही ऐड करना है अपने नोट्स में। पर पहले आप ऐसा टेबल बना लेंगे तो आपके लिए वो सही रहेगा, ठीक है। आप इस टेबल को एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर बाद में वो चीजें भी यहाँ पे रिवीजन के लिए आपको वो सही रहेगी, ठीक है जी। अगली बात हम कर रहे हैं किसकी? रिवर सिस्टम की। तो सबसे पहली जो रिवर की बात करूंगा मैं वो है आपकी चेनाब। सबसे पहले जो मैं रिवर की बात करूंगा वो कौन सी रिवर है? आपकी चेनाब। मैप में आपको है ना 12 जिले हिमाचल के पता ही है कौन कौन से हैं। ये लाहौल स्पीति है, चंबा है, कुल्लू है, कांगड़ा है, मंडी है, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर। ये आपके 12 जिले हैं, ठीक है जी, ये आपके 12 जिले हैं। रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं हम चेनाब रिवर की। ज्यादा हम खींचेंगे नहीं इस वीडियो को, बाकी जिलों का विवरण और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो अगले वीडियो में किसी में देखेंगे। हमने ज्योग्राफी शुरू की है तो ज्योग्राफी को हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे कौन से जिले की? लाहौल स्पीति जिले की। तो लाहौल स्पीति जो है ना यार, यहां पे आपको क्या दिखेगा? ये जो सेंटर है यहां पे आपको एक पास दिखेगा जिसका नाम है कुंजुम पास। यहां पे एक पास है जिसका नाम है कुंजुम पास। और इसके यहां वाला रीजन जो है, यहां पे आपको बारालाचा पास के एविडेंस देखने को मिलेगी। 12 पास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है चंद्रताल झील, ठीक है। यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम क्या है? चंद्रताल लेक, जो लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है समुद्र तल से। लेक हम बाद में पढ़ेंगे। यहां से एक रिवर निकल रही है जिसका नाम है चंद्रा। उसका नाम क्या है? चंद्रा। जब आप कैलोंग वाले रास्ते में जाएंगे तो यहां पे भी आपको एक झील मिलेगी, उस झील का नाम है सूरजताल। उस झील का नाम है सूरजताल। और सूरजताल से जो रिवर आएगी उसका नाम है भागा, ठीक है, उसका नाम है भागा।
तो चंद्रा और भागा दोनों मिली कहां पे? दोनों मिली तांदी में। ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम है तांदी। आपने हिमाचल के प्रमुख लोक गायक श्री गोपाल शर्मा जी का गाना भी तो सुना होगा, चंद्रा ते भागा मिली तांदी दे द्वारे तेरा मेरा कदो होना मिलना। तो मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूं कि हिमाचल को अगर आपने पढ़ना है तो हिमाचल के लोक गीतों पे आप ध्यान देना शुरू कर दो। आधे से ज्यादा तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में ही क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो नहीं पता था तो गीत से पता लग जाएगा कि चंद्रा भागा मिली कहां पे? तांदी में। ठीक है, तो आप देखेंगे तांदी में मिली और यहाँ पे बन गई मेन चेनाब रिवर। चली चली चली, और ये जो स्थान है आप देखोगे, ये चंबा वाला रीजन है, पांगी वाला क्षेत्र है। इस स्थान का नाम है भुजिंद। इस स्थान का नाम क्या है? भुजिंद। भुजिंद से ये चंबा में एंटर करेगी, कर गई, और यहां पे एक नाला है, उस नाले का नाम है संसारी नाला। उस नाले का नाम है संसारी नाला। अब संसारी नाला से जब चेनाब आपकी एग्जिट करेगी, ठीक है, ये जो जम्मू कश्मीर की घाटी है, इस घाटी का नाम है कोडार घाटी। ठीक है, जम्मू कश्मीर से एग्जिट की, अब चली गई बाहर, चली गई चली गई चली गई, और कहां पे? जम्मू कश्मीर वाले रीजन से होते होते पाकिस्तान में घुस गई। अब पाकिस्तान में जाएंगे तो यहां पे क्या होगा? यहां पे थोड़ा चमत्कार हो जाएगा। क्या चमत्कार होगा? आप देखोगे ये कौन सी रिवर आ रही है? इंडस रिवर आ रही है। तो कई बुक्स में दिया गया है कि ये सीधा इंडस के साथ मिल जाएगी। कहां पे? एक जगह है, उस जगह का नाम है मिठानकोट। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक और फैक्ट आता है। जब आप पूरा रिवर सिस्टम पढ़ लोगे ना, तो आप देखोगे हिमाचल में 5 रिवर जो फ्लो कर रही हैं। जैसे यहां से आएगी रावी कांगड़ा से, ब्यास आएगी, सतलुज आएगी। ठीक है, यमुना जी जो है गंगा रिवर सिस्टम में आएंगी, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो आप क्या देखोगे कि इस चेनाब में एक तो आपकी रिवर मिलेगी, कौन सी? झेलम मिलेगी। समझते रहना फैक्ट को। एक आपकी जो रावी आएगी वो मिलेगी। ठीक है, यहां से जो सतलुज रिवर आई होगी ये मिलेगी, और सतलुज में एक रिवर और मिलेगी आपकी जिसका नाम है ब्यास। अभी हम चेनाब रिवर सिस्टम भी पढ़ रहे हैं। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो चेनाब रिवर है, जो इंडस की सहायक नदी बन रही है, इसके साथ आपकी झेलम भी मिल रही है, रावी भी मिल रही है, ब्यास भी मिल रही है, सतलुज भी मिल रही है। तो 1 2 3 खुद ये 4 और 5 झेलम। तो जब ये बेसिकली यहां से जो आ गई वो सतलुज आ गई, यहां से आ गई चेनाब। जब ये दोनों रिवर्स मिल रही है, 5 नदियों का पानी जो ग्रहण करके लेके जा रही है, इस जगह का नाम है पंजनाद। और यहाँ पे जो रिवर बनेगी ना आगे जाके, उसको भी पंजनाद रिवर बोला गया है। ठीक है, पंजनाद रिवर। तो बोलते भी हैं कि चेनाब और सतलुज मिलकर पंजनाद रिवर का निर्माण करेंगी, और वो पंजनाद रिवर किसकी? इंडस के साथ मिठानकोट में मिलेगी। या कई बुक्स में आपको डायरेक्ट मिलेगा कि चेनाब रिवर जो है मिठानकोट के पास जो है वो इंडस से मिलेगी, है ना। तो हम बात करें सिर्फ चेनाब की। डन। अब यहां से थोड़ा डाटा जो आपने याद रखना है। क्या डाटा याद रखना है? टोटल लेंथ किसकी? चेनाब रिवर की। टोटल लेंथ का मतलब है जब ये मिली और जहां से ये चली वहां से वहां तक, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 1200 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा आएगा आपका लेंथ इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में इस नदी की कुल लंबाई, हिमाचल प्रदेश में कहां तक है? संसारी नाला तक ही है ये। तो यहां पे आप देखोगे ये कितनी लंबाई है इसकी? सिर्फ 122 किलोमीटर। ठीक है, एक प्रश्न और आता है आपको रिवर सिस्टम का, उसका नाम है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का मतलब क्या होता है? जलाधिग्रहण क्षेत्र। जलाधिग्रहण क्षेत्र। जलाधिग्रहण क्षेत्र का मतलब क्या है कि जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो आपकी चेनाब रिवर जो फॉर्म हो रही है हिमाचल में, ये चंद्रभागा रिवर फॉर्म हो रही है। हम जो कैचमेंट एरिया पढ़ेंगे ना वो हिमाचल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम हिमाचल का रिवर सिस्टम देख रहे हैं यहाँ पे। तो आप क्या देखेंगे कि इस रिवर में अलग अलग तरह की रिवर्स मिलेंगी, अलग अलग ट्रिब्यूटरीज होंगी ना। ट्रिब्यूटरीज तो हमने बाद में देखनी है अभी। ठीक है, समझ लो यहां से कोई रिवर मिल रही है, कोई यहां से मिल रही है, कोई यहां से, कोई यहां से, कोई यहां से, कोई यहां से। तो देखा जाए जो भी रिवर इस रिवर में मिल रही है वो क्या आ गया? उसका जल अधिग्रहण क्षेत्र। मतलब यहां से जो पानी है वो चेनाब रिवर में जाके जो है आगे उस रिवर को फीड कर रहा है। ठीक है, तो जो कैचमेंट एरिया है हिमाचल में वो कितना है? 7850 स्क्वायर किलोमीटर, 7850 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस डाटा को आप लिख लीजिए, पहले समझ लीजिए कि कितनी है ना, कि आपकी जो चेनाब रिवर है वो बेसिकली कहां से निकल रही है और कहां कहां से बेसिकली ये हिमाचल के, जैसे आप देखेंगे
एक तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है और दूसरी आपके क्या चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये फ्लो कर रही है। कोडार घाटी से ये जम्मू कश्मीर में फ्लो करेगी, ठीक है। आगे ये पाकिस्तान में चली जाएगी और वहां पे इंडस रिवर सिस्टम का ये भाग बनेगी। टोटल लेंथ जो है इसकी कितनी है 1200 किलोमीटर है और हिमाचल में इसकी कुल लंबाई 122 किलोमीटर। डन। और उसके बाद हम देखेंगे जो कैचमेंट एरिया है इसका वो कितना है 7850 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी। अब अगली बात जो है ना हम लोग करेंगे किसकी, इंपॉर्टेंट चीज है चेनाब रिवर में सेटलमेंट की, कि यहाँ पे मुख्य उपनिवेश कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इससे पहले तो आपको लाहौल स्पीति को हल्का सा समझना पड़ेगा। ये कौन सा जिला है आपका, ये जिला है आपका कुल्लू। ठीक है, ये जिला कौन सा है, कुल्लू है। और कुल्लू से जब आप लाहौल स्पीति की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे पीर पंजाल रेंज आपको देखने को मिलेगी, जो बेसिकली ग्रेट हिमालय से निकल के जो है कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, चंबा के बीच से होते होते आगे जा रही है। अगर आपको इस रेंज के बारे में अभी इतनी है ना, क्योंकि मैक्सिमम बुक्स में क्या लिखा गया है कि पीर पंजाल यहाँ से आके यहाँ पे खत्म हो रही है, नहीं। आप इसके लिए हमारी पहले नंबर की वीडियो जो है माउंटेन रेंज की वो देख लीजिएगा। ग्रेट हिमालय से ये बाइफरकेट हो रही है और यहाँ से ये रेंज बना रही है और इसी रेंज पे आपका क्या है, आपका रोहतांग बन रहा है। ठीक है, तो जैसे आप रोहतांग पास से क्रॉस कर रहे हैं कहाँ को, लाहौल स्पीति की तरफ को। ठीक है जी, रोहतांग पास, किसकी बात कर रहा हूं मैं, रोहतांग पास, जिसको क्या बोला गया है, एंट्री गेट ऑफ लाहौल स्पीति। एक मिनट में देख सकते हैं कलर विजिबल हो रहा है आपको कि नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है। ठीक है, आपके देखेंगे कि रोहतांग पास जो है वो क्या है, एंट्री गेट ऑफ लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति जो जिला है उसका प्रवेश द्वार, लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार। ठीक है, तो जैसे आप यहां से पहुंचे तो आपको सामने क्या मिल रहा है, ग्राम्फू, शिशु, कोक्सर वगैरह रीजन जो देखने को मिलेंगे, उसके सामने आपको चंद्रा रिवर देखने को मिलेगी। तो आप क्या क्या सेटलमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे कौन कौन सी सेटलमेंट देख रहे हैं, अब देखो कौन कौन सी सेटलमेंट है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, थोड़ा ये रिवर ऊपर चली गई। ठीक है, आपने क्या देखा, चंद्रताल से आई चंद्रा, सूरजताल से आई भागा, और दोनों जो है वो कहां चली गई, बाहर चली गई। ठीक है, हिमाचल से बाहर। अब इसके आसपास की जो सेटलमेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं, अब इसके आसपास की जो सेटलमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने बोला यहां से रोहतांग पास क्रॉस करके आप यहाँ पे गए तो क्या क्या चीजें आएंगी, आपका आएगा शिशु, ठीक है, लिख लेना चाहिए साइड में, ग्राम्फू, ठीक है, और क्या आएगा, कोक्सर आएगा। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे वो क्या है, कैलोंग। यहां पे आगे जाके आपको क्या मिलेगा, अवलोकितेश्वर जी का मंदिर, कहां पे, त्रिलोकीनाथ में। ठीक है, आगे मृकुला देवी मंदिर देखने को मिलेगा, तो ये भी इसकी सेटलमेंट है जिसका नाम है उदयपुर। ठीक है, आगे आप पांगी में जब चले जाते हैं तो कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे, कैलाड़ क्षेत्र। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ये वाला रीजन है जो जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर बना रहे हैं, उस जगह का नाम है डोडा। ठीक है, तो याद रखना डोडा, रामबन वगैरह जो जगह है वो यहाँ पे आगे मिलेंगे आपको। तो डोडा क्या बेसिकली, ये सेटलमेंट है चेनाब की, और ये बेसिकली बॉर्डर बना रहा है किसके पास, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के साथ। एक ध्यान और रखना, एक ऐसी चीजें जो हमें कंफ्यूज कर सकती हैं, डोडा जो बॉर्डर है, डोडा जो बॉर्डर है ये किसके बीच है, ये है एचपी और जेएंडके के बीच। ठीक है, वहीं पे ना जब आप यहाँ पे चले जाओगे, ये किन्नौर है, ये शिमला वाला रीजन है और ये उत्तराखंड है, यहां पे आपको रीजन मिलेगा, उस रीजन का नाम क्या है, डोडरा कवार। ठीक है, डोडरा कवार, डोडरा कवार जो बॉर्डर है वो किसके बीच है, आप बोल सकते हो हिमाचल, उत्तराखंड, या मैं बोल सकता हूं शिमला, किन्नौर और उत्तराखंड, इसके ये ट्राई जंक्शन पे है। तो डोडा यहाँ पे, डोडरा कवार यहाँ पे, डोडा, डोडरा कवार। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो ये इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स हैं जो आपको इसके आसपास देखने को मिलेंगी, चेनाब रिवर के आसपास, है ना, शिशु हो गया, ग्राम्फू हो गया, कोक्सर हो गया, इवन यहाँ पे एक और विलेज है उसका नाम क्या है, तुकचिलिंग विलेज, यहाँ जैसे
जहां पे गुरु घंटाल मठ भी है, जहां पे गुरु घंटाल मठ भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो जगहें हैं आपने याद रखनी है। किसकी सेटलमेंट है ये है आपकी चेनाब रिवर की सेटलमेंट। इसकी सेटलमेंट है ये, चेनाब रिवर की सेटलमेंट है। ठीक है जी। अब अगली हम बात करेंगे किसकी, जो ट्रिब्यूटरीज है, चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, इसको हम मिटा लेता हूं। अगला जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, ट्रिब्यूटरीज किसकी, चेनाब रिवर की। एक चीज आप ध्यान में रख लेना कि जो चेनाब रिवर है, ठीक है, ये क्या है, ये है लार्जेस्ट रिवर ऑफ एचपी इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी। देखो, लॉन्गेस्ट की बात करेंगे तो वो आएगी सतलुज। ये जल घनत्व की बात कर रहे हैं कि इतना सारा इसमें क्या है, आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर है। तभी तो अब जो पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट चला हुआ है, तो उसके बाद एक स्टेटमेंट आई है ना कि यहां से जो आपकी क्या बोलते हैं चंद्रा रिवर है, उसको टनल के माध्यम से जो ब्यास के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज हैं इस रिवर पे और ज्यादा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाने की, या जो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो उसको अचीव किया जा सके, है ना। तो आप देखेंगे वहां पे, क्योंकि इसमें बड़ा सारा घनत्व है, जल दृष्टि है ना, जो आपका वॉल्यूम है वो बढ़ जा रहा है। खैर, हम बात करेंगे किसकी, ट्रिब्यूटरीज की। तो ट्रिब्यूटरीज आप देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। पहले तो आपने खुद ही देख ली कौन सी रिवर है ये है चंद्रा, एक ट्रिब्यूटरी थी आ गई। दूसरी क्या है, भागा। ठीक है, कोक्सर के समीप जो है एक आपकी यहाँ पे ट्रिब्यूटरी मिल रही है, उसका नाम है योचे नाला। ठीक है, योचे नाला किसकी साइड में थी, चेनाब रिवर की। आगे जाके आप क्या देखेंगे, यहां से आ रहा है मियार ग्लेशियर से मियार नाला। ठीक है, साथ में आपको एक और नाला मिलेगा, उस नाले का नाम है सिरोट नाला। मेन आपको नाम लिखने हैं ना, समझ जाना लोकेशन कहां पे इसकी। और आप एक चीज और देखेंगे, ये चंबा वाला रीजन है, भरमौर क्षेत्र है ये सारा का सारा। तो भरमौर से यहां से दो रिवर्स जा रही हैं इस साइड को, भरमौर से दो रिवर्स जा रही हैं। एक का नाम क्या है, रेड़ी, और एक का नाम है सोली, या रोली और सोली भी बोला जाता है इनको, है ना, रोली या सेली, जो चेनाब की सहायक नदी है कहां से, चंबा से। ठीक है जी। आगे आप देखोगे, देखो ना, ये कुप्ती वाला रीजन है आपका, ये वाला रीजन जो है कुप्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला क्षेत्र है। इसके साथ आप देखोगे ये टुंडा सेंचुरी है, और यहाँ पे जो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी उसका नाम क्या है, सेचा तुआ नाला। ठीक है, सेचा तुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सेचा तुआ नाला से भी एक रिवर निकल रही है जिसका नाम है सेचा तुआ नाला, और वो भी किसके साथ मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगी किसके साथ, चेनाब के साथ। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण आपका ट्रिब्यूटरीज है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे बड़े सारे नाले हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, पर पेपर में जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो आपका एक योचे नाला का बना हुआ है, सेचा तुआ नाला का तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी गई थी। ठीक है, अब एक चीज आपने मेन क्या ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखोगे आप लोग, कि अगर आपसे पूछा जाता है सेचा तुआ नाला के दो डाटा आ गए, एक डाटा आया कि ये रिवर भी है, खड भी है, और एक क्या है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अगर मैं रिवर की बात करूंगा तो ये किसकी सहायक है, चेनाब की। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूंगा तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, चंबा में। अब होता क्या है कि आपने पेपर में, मैं बता रहा हूं आपको, बेसिक चीजों से ही हम लोग गलत होते हैं। बार बार मेरी स्टेटमेंट रही है कि जिसपे ज्यादा भरोसा है वही भरोसा तोड़ेगा। तो हमने क्या भरोसा किया कि सेचा तुआ नाला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कहां पे है, चंबा में है। पर उन्होंने क्या पूछा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं पूछी क्वेश्चन में, हम तो ये पढ़ के गए थे। लेकिन प्रश्न क्या आ गया कि सेचा तुआ नाला रिवर जो है किसकी सहायक नदी है। ठीक है, अब होता क्या है कि मैक्सिमम लोग जो है वो क्या करते हैं
कि सेच्चा-तुंगा नाला चंबा में है और चंबा की एक ही रिवर मानते हैं, रावी रिवर, क्योंकि मैक्सिमम सेटलमेंट आपको रावी के आसपास दिखेगी, तो मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि रावी तो है चंबा में और क्या है, ठीक है। और उसके चक्कर में सेच्चा-तुंगा नाला को कहीं ना कहीं चेनाब के बजाय रावी से जोड़ देंगे और वहां पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर कोई करेगा, देखो आपको अपने क्षेत्र का जो यहाँ के लोग होंगे उनको तो आइडिया होगा, लेकिन सोचो जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से है, जो दूर से है, जैसे हम बोल रहे हैं कि कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर वाले रीजन जो भी हैं या बाकी भी हैं, वो हमें जैसे किन्नौर, लाहौल स्पीति के जो लोकल चीजें हैं उनके बारे में थोड़ा ही आइडिया होगा, तो वैसे ही उन लोगों को भी यहाँ पे आइडिया नहीं होगा उस चीज का, वो पढ़ के ही हमें आइडिया लगेगा। और पेपर हमेशा वैसे ही आता है कि मॉडरेट सा होगा, जो एक डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए टफ होगा वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए आसान होता है, ताकि एक दूसरे को हम इजिली जान सकें, स्टेट को इजिली से जान सकें, ठीक है। तो आपने यहाँ पे गलत नहीं करना है कि सेच्चा-तुंगा नाला अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है तो चंबा में है, अगर ट्रिब्यूटरी की बात की जाएगी तो ये ट्रिब्यूटरी है इसकी चेनाब की, ठीक है जी। तो ये है कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, जैसे हम यहीं की बात कर रहे हैं, शिशु की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, देखो ना एक दो इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है जो आप यहाँ पे हम उसके बारे में हल्का सा डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। देखो एक सेटलमेंट हमने देखी जो लाहौल स्पीति में, उसका नाम है कोकसर, ठीक है। तो कोकसर को तो आपने बोल दिया ये क्या है, एंट्री गेट ऑफ लाहौल वैली, लिख लेना इसको चाहे, ये है लाहौल घाटी का प्रवेश द्वार, इंपॉर्टेंट। एक बात की गई है आपकी शिशु की, अब शिशु जो है अभी तक इसका प्रश्न नहीं आया है, अभी तक इसका प्रश्न नहीं आया है, ठीक है। शिशु में बोला गया 2013 में कि यहां पे क्या बनाया जाएगा, एक क्रिकेट ग्राउंड बनाया जाएगा, अगर ये बना तो ये बन जाएगा वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड, वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड बन जाएगा ये, ठीक है। पर क्या है, थोड़ा काम होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी हैं तो दोबारा वो चीजें खराब हो रही है, ठीक है। तो आप याद रखना, अभी तो वर्तमान में आप देखते हैं कहां पे है, सोलन के शहर में है वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड जो है, ठीक है। अगर ये बन गया तो शिशु जो है वो हाईएस्ट आपका क्या बन जाएगा, क्रिकेट ग्राउंड बन जाएगा वर्ल्ड का। डन। अगली बात हम कर रहे हैं कैलोन की। तो कैलोन किस चीज के लिए फेमस है, कैलोन फेमस है आपका हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ एचपी, और किस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है ये, लाहौल स्पीति का, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो है लगभग 350 मीटर, या इसको 3100 मीटर भी बोला जाता है, ठीक है जी। जिला मुख्यालय, सबसे ऊंचा जिला मुख्यालय कहाँ का है, कैलोन का है, सबसे जो ऊंचा जिला मुख्यालय वो आपका कैलोन का है, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखिए, हो गया ये, आपने क्या देखा, अब यहां पे आप समझिएगा, ये रिवर है आपकी चंद्रताल, चंद्रताल से निकली चंद्रा रिवर, ये है सूरजताल, सूरजताल से निकली भागा रिवर, दोनों तांदी में मिलकर बनी चंद्रभागा, और भुजिंद जो जगह थी वहां से ये चंबा में प्रवेश हुई, है ना। अभी जाना मत, इसको देख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अभी आने वाला एक चीज यहाँ पे क्या आने वाला है। बोला जाता है कि जो चंद्रा रिवर है वो कौन सी घाटी का नाम निर्माण करती है, रंगलोई, रंगलोई घाटी कहां से कहां तक है, चंद्रताल से लेके तांदी तक, रंगलोई घाटी जो है वो चंद्रा रिवर निर्माण कर रही है, कहां से कहां तक, चंद्रताल से लेके तांदी तक। जो भागा रिवर है ये कौन सी घाटी का निर्माण कर रही है, ये निर्माण कर रही है गारा घाटी का, गारा घाटी का निर्माण जो है भागा रिवर कर रही है जो सूरजताल से आ रही है, ठीक है। अब देखा जाए तो इसके साथ ही क्या था, कुंजुम पास था, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, कुंजुम पास से लेके तांदी तक का जो रीजन है ये कौन सी घाटी है, बेसिकली ये है आपकी लाहौल वैली, ठीक है। वैसे तो हम बोल देते हैं कि कुंजुम से इस साइड जो लाहौल डिवीजन है उस साइड स्पीति डिवीजन है, लेकिन घाटी की बात आएगी
तो कुंजुम से लेके कहां तक, तांदी तक का जो रीजन है दैट इज द लाहौल वैली। तो तांदी से भुजिन तक का रीजन क्या हुआ, ये कौन सी घाटी है, तांदी से भुजिन तक की जो घाटी है इसको बोला जाता है पत्तन वैली। ठीक है, इसको बोला जाता है पत्तन घाटी। और पत्तन घाटी की खास बात पता क्या है, इसका दूसरा नाम भी है वैली ऑफ शीर पोटैटो, बीज वाले आलूओं की घाटी, बीज वाले आलूओं की घाटी। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी घाटियां जो है अलग वीडियो में देखेंगे। मैं तो चाह रहा था कि हल्का सा रिवीजन करेंगे इसको, लेकिन वही है, सारे फैक्चुअल डाटा है। ये वीडियो जो है जरूरी नहीं है कि हम पुलिस पटवारी के लिए फोकस्ड हैं, ये आप अगर HPS NT या LID की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी रिवीजन के लिए अच्छी मतलब ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रख लेना है। चंद्रताल की हाइट जो है कई बार आई हुई है पेपर में, सूरजताल की हाइट भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 4883 मीटर, कई जगह 4890 या 4900 भी है, एक्चुअल हाइट इज 4883 मीटर। और ये हिमाचल की हाईएस्ट लेक भी है, और ये हिमाचल की हाईएस्ट लेक भी है। लेक्स में इसको ज्यादा हम देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से चेनाब रिवर के बारे में पता लगा होगा। अगली वीडियो में अगली रिवर के बारे में हम हिमाचल की बात करेंगे। तब तक जुड़े रहिए, इंतजार रहेगा आपसे अगले वीडियो में मिलने का। जय गुरुदेव।